हमारे साथ दीपक वोरा सर भी लगातार बने हुए हैं। दीपक सर, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हर किसी से बदला लेंगे जो भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा। वो तो ये भी दावा कर रहा है कि ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट का दिन है, उसको हमने सबसे बड़ी चोट दी है। जी हाँ, इस प्रकार के दावे होते रहे हैं। डिप्लोमेसी में इसको हम कहते हैं टर्मिनल डिफायंस, यानी जब आप बिल्कुल खत्म होने वाले होते हो तो फिर उस वक्त जैसे एक लौ बुझने वाली होती है, बुझने से पहले एकदम बहुत जोर से चमकती है। तो यही मुझे लगता है ये कर रहे हैं, स्टेज पे पहुंच गए हैं। उनमें क्षमता नहीं है मैम, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया है। अब तो मेरा मानना है कि नेटो के देश कूद पड़ेंगे, क्योंकि आपने एक नेटो के सदस्य पर हमला किया। अगर वो हो जाता है तो किन किन से लड़ेगा। ये अच्छी बात है कि कुछ शिया लोग दुनिया भर में देखिए हम कितने बहादुर हैं, हम लड़ रहे हैं, पर ऐसी बहादुरी से कुछ बनता नहीं है जब देश बर्बाद होता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है। ऑलरेडी मैम बहुत का जानता नहीं, शायद आपके विशेषज्ञों ने भी अनुमान लगाया होगा, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ईरानियन फ्रेंड्स, हमारा जो अपना ग्रुप है, उन्होंने कहा है जो तबाही अभी तक हुई है, और न्यूक्लियर एसिड्स की हम बात नहीं कर रहे, नॉन न्यूक्लियर जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो और सामग्री है जिनका नुकसान हुआ है, वो इस समय कह रहे हैं 20 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $20 बिलियन का नुकसान हो चुका है ईरान को। और कितना नुकसान वो झेलेंगे। रेजिम चेंज, सत्ता पलट, यही एक, अब मेरा मानना है कि यही एक तरीका है ईरान के लिए कि अपनी इज्जत भी बचाए, फेस सेविंग, और इस युद्ध से बाहर निकल जाए। नहीं तो तबाही और बढ़ती जाएगी, यहां तक कि फिर शायद ईरान को हाथ, उनके जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स वगैरह है, हाथ खड़े होके उनको हाथ ऊपर करके सरेंडर करना पड़ेगा। एक बड़ी दिलचस्प चीज है, पूरी कोशिश की थी ईरान ने कि इसको जिहाद बना दिया जाए, इस्लाम अगेंस्ट अमेरिका। वो बात हुई नहीं है, क्योंकि जो अरब देश हैं खाड़ी के, जो इजराइल के इर्द गिर्द हैं, जिन्होंने इजराइल को घेर रखा है, सब इजराइल के साथ दोस्ती हल्के हल्के कर रहे थे, वो भी ईरान को पसंद नहीं करते। उनमें से कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो। ये एक इशू पर, जैसे यूक्रेन में नेटो की सदस्यता का मेन इशू है, यहाँ पर भी ये है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं ले सकता, क्योंकि उसका एक ही टारगेट है, और वो टारगेट होगा इजराइल। ये कभी नहीं मानेंगे पश्चिमी देश। अमेरिका भी शुरुआत से कहता आ रहा है कि ईरान नहीं रख सकता है न्यूक्लियर हथियार, और इसी को लेकर वो बार बार चेतावनी भी दे रहा था, बार बार वो इस तरीके के स्टेटमेंट भी जारी कर रहा था। लेकिन स्टेटमेंट अब ईरान की तरफ से भी जारी हो रहे हैं, और वो यहाँ पर ये साफ कर रहा है, ये बयान जारी करके, कि हमले जब तक नहीं रुकेंगे बातचीत नहीं होगी। हमलों का जवाब दिया जाता रहेगा, चाहे हमले कहीं से भी हो, चाहे अमेरिका करे, इजराइल करे, या फिर किसी और जगह से आए, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि इजराइल को अगर कोई सहयोग करता है तो वो भी उनका उतना ही बड़ा दुश्मन है। जगविंदर जी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कहीं ना कहीं ईरान ने नुकसान कितना हुआ, क्या हुआ, इसे असेस करने में अभी थोड़ा समय लगेगा, जब तस्वीरें खुलकर और सामने आएंगी। लेकिन उसने एक मैसेज देने की कोशिश तो जरूर की है कि हम पर आंख चाहे सुपर पावर ही क्यों ना उठा रहा हो, हम हर उस देश को जवाब देने का मादा रखते हैं, हमला करने का मादा रखते हैं जो हम पर अटैक करेगा। यही मैसेजिंग की कोशिश ईरान की होगी। जी हाँ, लड़ाई में ये चलता है, लेकिन मैं इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि दूंगा कि आप अगर कतर में है ही कुछ नहीं, सैटेलाइट इमेजेस आ चुकी हैं, आप एक सिंबॉलिक करके एक बड़ी आफत अपने गले डाल रहे हो, तो इसमें कहाँ की समझदारी है। जो अभी मेरी कतर से बात हो रही थी, अभी मैं किसी सोर्स से वहाँ बात कर रहा था, उसने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने प्रॉपर काम नहीं किया, 3 से 4 मिसाइल सिर्फ जमीन को हिट की हैं, और ये बात वहाँ के लोगों को भी बताई जा रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम प्रॉपर किसी भी वजह से काम नहीं कर पाया होगा, इसलिए ईरान से आई मिसाइलों ने ग्राउंड टच किया है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस इनपुट पहले से थी, अमेरिका को भी थी। और मैं तो ये कहूँगा कि ईरान खुद ही रोज ये दुहाई पीट रहा था कि आप हम पे अटैक करेंगे तो हम आपके बेसिस पर अटैक करेंगे। तो इतना बेवकूफ़ तो अमेरिका है नहीं, उसने पहले से ही ये सब चीज़ें जो हैं अपनी हटा दी थी, जेट्स को शिफ्ट कर दिया गया था। अरे आप देखिए कि लेबनान के बेरूत जो एयरपोर्ट है वो खुला था। इसके अलावा सीरिया की बैक साइड पर गोलान हाइट जो है, वहां पर इजराइल ने अपने जो है वो तमाम जेट फाइटर्स जो है वो तैनात किए थे, और रात को जितनी भी मिसाइल्स लॉन्ग रेंज वाली ईरान की तरफ से आ रही थी उनको वो जेट डील करते थे। इसी तरह से लेबनान में कल भी रात को ये अलर्ट जारी किया था, और ये कहा गया था अमेरिका के नागरिकों के लिए कि आप बेरूत का एयरपोर्ट खुला है, वहां से निकल जाइए, लेकिन हो सकता है कि एयर स्पेस बंद हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर जितनी इंटेलिजेंस इनपुट हम तक पहुंच रही है, अमेरिका तो उससे कई गुना ज़्यादा अपने दर्शकों और अपने तमाम नागरिकों के साथ साझी कर रहा होगा, या अपनी एजेंसीज के साथ साझी कर रहा होगा।
तो ऐसे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। एक हफ्ते से वो सारा इनका जो है एयरबेस खाली था, लेकिन जो मैसेज देना था ईरान ने भी वो मैसेज दे लिया और बदले में एक बड़ी मुसीबत इनवाइट कर ली है। और इस पर चर्चा हम अगले आने वाले 1-2 दिनों में जरूर करेंगे हम सभी, क्योंकि जो आज रात हो रहा है, हो सकता है कि 3 रात बाद स्थिति कुछ और ही हो ईरान में। रोबिंदर सर, जो जगविंदर जी यहाँ पर कह रहे हैं, और इससे पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये ईरान भले ही आज जश्न मना रहा हो, लेकिन उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अब सिर्फ अमेरिका और इजराइल नहीं, बल्कि उसने खाड़ी देशों में भी अपने लिए दुश्मन खड़े कर लिए हैं। मदद समझता हूँ एंड वी एग्री टू व्हाट योर कोलीग इज सेइंग, बट पॉइंट इज इस समय हम और आप ये क्यों नहीं समझते कि ईरान की लीडरशिप समझ चुकी है कि उसका खात्मा होने जा रहा है। स्पिरिचुअल लीडरशिप, खामेनी को मारा जाएगा, उन्हें पता है, और रेवोल्यूशनरी गार्ड को भी मारा जाएगा, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं, जूनियर बचेंगे जो भी कुछ है। अब उनके पास बचा क्या है? उनको इस समय जाना है सुसाइड मोड में। और इस समय उन्होंने जब कतर पे अटैक किया है, कतर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा फ्लैगशिप एयरबेस है, 15 से 20 हजार इसके वहां पे पर्सोनल है सर्विसिंग। एक मिसाइल गिरा या नहीं गिरा वो भूल जाइए। कतर में आज तक कभी कोई मिसाइल फोकस किया गया? कभी नहीं हुआ है। कतर में अगर अटैक हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट होगा हमें पता नहीं। ग्राउंड पे एक बंदा मरे ना मरे, एक बिल्डिंग गिरे, दोहा में एक बिल्डिंग गिर गई, कतर की पूरी लीडरशिप की टाई फुस होनी शुरू हो जाएगी। तो इस समय, और एक चीज आप और देखिए, ये जो अटैक हुआ है ना, जो क्लेम किया जा रहा है, हैज बीन कंडक्टेड बाय इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड एंड द इरानियन आर्मी। अभी तक जो हम बात सुन रहे थे कि ईरान कर रहा है, वो पहली बार वर्ड आ रहा है इरानियन आर्मी। इरानियन आर्मी अलग है, वो इतनी इफेक्टिव है जो भी कुछ है, पर रेवोल्यूशनरी गार्ड तो पहली बार दोहा पे, कतर पे, जो कि अमेरिका का क्राउन ज्वेल है, उस पे अटैक हुआ है। अब 1 मरे या 10 मरे या 0 मरे, बट आई एग्री कि अमेरिका अब रिटेलिएट करेगा बड़े रूप से। इसकी क्या आप समझते हैं कि ईरानी लीडरशिप समझती नहीं कि हमने अटैक किया तो हमें मारे जाएंगे? तो अब मुझे जो दिख रहा है, ईरान की जो लीडरशिप है, उन्हें दिख रहा है शायद, और उन्हें पता है कि हम तो मारे जाएंगे। खामेनी मारा जाएगा, उसके सक्सेसर 3 अपॉइंट कर दिए, वो भी मारे जाएंगे। ईरान के अंदर डबल एजेंट्स हैं, पूरी कॉम्प्रोमाइज हो चुका, मारे जाएंगे मारे जाएंगे मारे जाएंगे। बट ईरान इस समय, अगर एक मुझे दिखता है इस समय सुसाइडल मोड में आ गया है। आप आज कतर की बात कर रहे हैं, आप एंटिसिपेट कीजिए कल बहरीन पे अटैक होगा, क्योंकि बहरीन में अमेरिका की नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है, और परसों सैमंड, अगर यही कड़ी चलती रही, सऊदी में अटैक होगा। और ये जो देश है, इनकी जो बबल है ना कि हम मतलब रूलर हैं, हम अमीर हैं, इन देशों में इनकी आवाम से डिस्कनेक्ट भी है। तो इस समय जो दिखता है मुझे, आप कह रहे हैं कि ये जितना दिख रहा है, इसका असर और इसका प्रभाव बहुत बड़े दूसरे लेवल पर होगा, जो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपने एक और बड़ी बात यहाँ पर कही, जिस पर मैं दीपक वोरा सर आपसे बात करना चाहूंगी, जो यहाँ पर कह रहे हैं रोबिंदर सर कि ये ईरान जानते बूझते के आग में कूद रहा है क्या? क्योंकि उसे भी पता है कि वो कहां पर खड़ा है, वो कितना सक्षम है, वो कितना अब सामना कर सकता है आगे बढ़कर। लेकिन क्योंकि लड़ाई अभी अस्तित्व की हो गई है, और इसीलिए आमने सामने करने के बजाय वो इस तरीके से आक्रामक रवैया दिखा रहा है। ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। आपका शो मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन सिर्फ आवाजें सुन पा रहा हूँ। मेरा ख्याल इस समय मिडिल ईस्ट में भी सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही हैं, कोई और कुछ तो देख नहीं पा रहा, रात का अंधेरा है। लेकिन एक चीज जो रविंद्र सचदेव साहब कह रहे थे बिल्कुल एक्यूरेटली, कि अब और खोने को कुछ नहीं है मेरे पास, जो कुछ था वो खत्म हो गया है। ये अली खamenei साहब नहीं है ईरान के अंदर, कोई एविडेंस नहीं है। ना फ्राइडे की प्रेयर्स, जुम्मे के रोज वो नमाज पढ़ने के लिए आए थे, वो मॉस्को में बैठे हुए हैं। इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री वहां गए हैं पूछने के लिए कि अब क्या करना है, आप इस्तीफा देंगे या क्या करें, क्या होना है। मेरा ये अपना मानना है कि और 48 घंटे तक भी ईरान नहीं टिकेगा, हाथ ऊपर कर देगा, या फिर ईरान के अंदर बगावत शुरू हो जाएगी।
कब तक मार खाते रहेंगे। सरकार ये प्रमोट करता रहेगा कि चलिए सड़कों पे उतरे और करिए कि अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद, लेकिन ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब शायद उसको समझ आ गया है कि इतने सालों से जो पंगा ले रहा था मिडिल ईस्ट में, ये आतंकी को बता दिया, वो आतंकी संगठन खड़ा कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जब अंग्रेजी में कहते हैं पुश कम्स टू शव, जब बहुत ही नाजुक स्थिति होती है, तो ईरान समझ गया है कि मेरे पास तो वस्त्र ही नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। लेकिन फिर भी अभी तक कहता रहा मैं बहुत तगड़ा हूं, शक्तिशाली हूं, तो टर्मिनल डिफाइंस वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले ये जो सत्ता है इस समय वो बदल जाएगा, वो बदलेगी जरूर। 48 घंटे बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। आप जब से जुड़े हैं हमारे साथ दीपक वोरा सर, आप कह चुके हैं कि 48 घंटे और उसके बाद वहां पर वही होगा जो होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सत्ता परिवर्तन की आहट आप महसूस कर पा रहे हैं। मैं इस पर विस्तार से बात करूंगी, लेकिन एक बार फिर से हम अपने सहयोगियों का भी रुख कर लें। आशीष, कोई नया अपडेट मिल रहा है क्या चल रहा है अमेरिका में, क्या ईरान में हो रहा है? दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन से कोई खबर आ रही है क्या ग्राउंड से? मीडिया के हवाले से एक मिनट आशीष, माफी के साथ रोक रही हूँ।